इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का जो लेसन 2 था साइंस का, इसका हमने इंटरनल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया। अब इस वीडियो में हम देखने वाले इसके चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसको हम अभ्यास क्वेश्चन आंसर कहते हैं। बुक में लिखा हुआ हम क्या कहेंगे, इसको सॉल्व करने वाले अपने इस वीडियो में। लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है इसको भी एक पार्ट में कंप्लीट ना कर सके, बट जहाँ तक भी होगा कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पर लेसन 2 का जो अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है, ठीक है, इसका हम अभ्यास वाला क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर था ना, वो हमने सॉल्व कर चुका है। इंटरनल बोले तो वही टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हमें मिलता है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, अब इसमें अभ्यास वाला में पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यानी कि वो क्षार है, और जब क्षार होगा तो उसका पीएच मान 7 से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर जो भी है उसमें 7 से ऊपर जो है वो हो जाएगा, इसमें क्या क्षार हो जाएगा। और क्षार होगा तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्षार है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है, जिसमें लिखा हुआ पीएच मान 10, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो विलयन जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। यानी अंडा का जो छिलका है ना, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उससे एक गैस बनाता है और वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो अंडे के छिलके को जो डिस्ट्रॉय कर सकता है वो है इसमें से, देखिए जैसे क्या दिया है, NaCl सोडियम क्लोराइड नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml अगर हम लेंगे विलयन को, तो अगर हम ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जो है वो अगर 8 ml लेंगे तो दोनों उदासीन हो जाएगा, यानी पीएच मान 7 आ जाता है। फिर कहता है, यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसा है वैसा ही मुझे मैथ कैलकुलेशन की तरह सॉल्व कर देना है। 10 ml के लिए 8 ml जरूरत पड़ता था, तो 20 ml के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, तो HCl का जितना है उतना उसका दोगुना, तो 8 का दोगुना क्या हो जाएगा, 16 ml। तो ये जो है 4 8 12 16, ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा सही। यानी 16 ml विलयन जो है ना, वो क्या करेगा, NaOH के विलयन को उदासीन कर देगा, यानी pH मान 7 ला देगा। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच मतलब जिसे हम पचा नहीं सकते, या फिर कभी खाना हम खाए और पच नहीं रहा है, तो ऐसे में हम कौन सा दवाई खाते हैं। देखिए, दवाई का वैरायटी नाम ये सब अलग हो सकता है, बट कंपोजिशन जो होता है ना वो सेम ही होता है। यानी कि कंपोजिशन बोले तो उसको बनाने का जो तरीका है, उसमें मिलाया गया है, वो सेम ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में, यानी जब कोई खाना खाते और नहीं पचता है तो हम दवाई कौन सा खाते। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी नंबर में एनाल्जेसिक, सी नंबर में एंटीसिड, और फिर है एंटीसेप्टिक। देखिए, इसमें ना सब दवाई का अलग अलग काम है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ रहे ना, तो आप अगर मतलब चैप्टर में थोड़ा उसका अध्ययन किए होंगे तो वहाँ पे एक है इस तरह का, यानी जब गैस बनता है या फिर खाना नहीं पच पाता है तो ऐसे में कौन सा दवाई खाते हैं, तो एंटीसिड खाते हैं, ठीक है। एंटीसिड खाते हैं अपच खाना को पचाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण, यानी कि शब्द में समीकरण को लिखना है तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए।
शब्द समीकरण को फिर हम संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखेंगे और फिर उसको संतुलित कर देंगे तो हो जाएगा वो हमारा संतुलित समीकरण। अब देखिए यहाँ पे इसमें ए नंबर में है, यहाँ ए लिखा हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसको इस तरह से लिखेंगे शब्द समीकरण में। पहले तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और इसके बाद जिंक। जब दोनों का रिएक्शन होता है तब बनता है जिंक क्लोराइड, और इसके बाद क्या बनता है, एक सेकेंड, जिंक क्लोराइड कैसे बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक, ये गलत है, क्लोराइड नहीं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो क्लोराइड कैसे बन जाएगा। देखिए क्या हुआ दिक्कत कि लाइट कट गया, लेकिन वीडियो तो बनाना है ना, तो अंधेरा में ही बनाते हैं, बट आपको अच्छा दिखेगा, बट मेरा हाथ थोड़ा कलवा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, मतलब निकलेगा, वही चीज हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको लिखना है हमें संतुलित रासायनिक समीकरण संकेत एवं सूत्र के रूप में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4, जिंक का हो जाएगा Zn, और जब रिएक्शन हुआ तो बना ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, ये गैस मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो देखिए जब ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, ये और बनेगा हाइड्रोजन। वैसे एक चीज गौर कीजिएगा, जब भी धातु के साथ अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन बन रहा है ना, और ये आपने चैप्टर में ही पढ़ा है, और पिछले क्वेश्चन जो हमने जैसे इंटरनल क्वेश्चन आंसर जो लेसन से दिया हुआ था उसको भी हमने सॉल्व किया, तो उसमें भी ये चीज़ बताया गया है, और वही चीज़ यहाँ पर है भी। तो देखिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए 2HCl प्लस Mg, जब रिएक्शन हो जाता है तो बनता है MgCl2 प्लस H2, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, चूर्ण मतलब कि पिसा हुआ है, लेकिन मान लीजिए सीधा हम वो सब नहीं लिखते, सीधा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया किया, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम जब रिएक्शन होता है तब बनता है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में से SO4 ले लेता है ना, भले ही जितना लो वो बात अलग है, लेकिन लिया है। फिर इसके बाद बनता है हाइड्रोजन, ठीक, इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण में रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3H2SO4 प्लस 2Al यानी एल्युमिनियम, जब रिएक्शन होता है तब बनता है Al2SO4 का होल थराइस, ठीक, SO4 का होल थराइस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, प्लस 3H2, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, निकल जाता है बाहर। अब देखिए हमारा डी नंबर क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन यानी लोहा के साथ जब अभिक्रिया करता है तब बनता है आयरन क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि HCl में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से क्लोरीन को ले लेता है तो बनता है आयरन क्लोराइड, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। अब इसी को केमिकल रिएक्शन के रूप में देखिए 6HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना 6 प्लस 2Fe, रिएक्शन होता है तो बनता है 2FeCl3 प्लस 3H2, ये हो गया इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर में है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, यानी इसमें दोनों में होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित कीजिए। तो देखिए अम्ल न तभी वो साबित हो जाए, मतलब अम्ल की तरह तभी व्यवहार करेगा जब वो हाइड्रोजन आयन देगा, ऐसा नहीं कि उसमें हाइड्रोजन होगा तो वो हो जाएगा अम्ल। जब वो हाइड्रोजन आयन अपने विलयन में मुक्त करेगा तभी उसका वर्गीकरण अम्ल में होगा। अब देखिए इसमें वैसे रासायनिक पदार्थ जो जल के विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं का वर्गीकरण अम्ल के रूप में किया जाता है, यानी जल में हाइड्रोजन देगा तभी वो अम्ल बनेगा, यानी अम्ल में उसका गिनती होगा। चूंकि अल्कोहल एवं
ग्लूकोज जल के विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं, अतः इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा साबित किया जा सकता है। साबित करना है, बट कैसे? लेकिन यहाँ पे रीजन बन गया ना, रीजन पता चल चुका है यहाँ से यहाँ तक में, इतना तक में कि भाई इसको हम क्यों अम्ल के तरह वर्गीकरण में रखते क्यों नहीं है, इसको हम उससे अलग क्यों कर देते हैं। ठीक, अब चलिए इसको क्रियाकलाप यानी प्रैक्टिकल को देखते हैं। ये है इसका क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल। आवश्यक सामग्री, अगर हम इसके प्रैक्टिकल को करेंगे तो हमें क्या सब जरूरत पड़ सकता है। तो पहले तो पड़ेगा 2 परख नली की ज़रूरत, 1 नीला लिटमस पत्र और फिर अल्कोहल एवं ग्लूकोज। परख नली में क्या करेंगे, परख नली में हम विलयन को रखेंगे। लिटमस पत्र क्या करेगा, लिटमस पत्र ये पहचान करेगा कि ये अम्लीय है या फिर नहीं है, यानी अम्ल वाला गुण इसमें प्रदर्शित होता है या फिर नहीं। ठीक है, और अल्कोहल एवं ग्लूकोज ये क्या है, इसी का तो रिएक्शन टेस्ट करना है कि ये अम्लीय है या फिर नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका प्रक्रिया, यानी कि भाई इसमें हमें करना क्या पड़ेगा। तो प्रक्रिया में देखिए 2 साफ परख नली लेकर एक में अल्कोहल तथा दूसरे में ग्लूकोज का जलीय विलयन बना लिया जाता है, यानी उसमें जल मिला करके उसका जलीय विलयन बनाया। ठीक, घोर करके घोल बना दिया उसका। फिर ये दोनों विलयन में बारी बारी से नीला लिटमस पत्र को डुबाया जाता है। अब यहाँ पे देखो है ये निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष मतलब ये कि आपने जितना भी रिएक्शन की करवाया उसमें जो भी परीक्षण करके देखा, ठीक है, तो इससे आपको क्या वहाँ पे जानकारी मिलता है। तो देखिए, चूँकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जल के विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं, अतः दोनों में से कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में नहीं बदलता है। अतः यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हुए भी इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ठीक, ये साफ साफ रीजन बता दिया कि भाई हम इसको अम्ल में क्यों नहीं रखते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन अम्ल जैसा गुण इसमें नहीं आ रहा है, जिसके वजह से इसको अम्ल नहीं माना गया है। ठीक, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल ये हुआ कि प्योर H2O, ये हो गया प्योर H2O, क्या हो गया आश्रित जल। लेकिन वर्षा जल में प्योर H2O नहीं होता है, इसके साथ में और भी कुछ कुछ घुला हुआ रहता है, और वही रीजन है कि विद्युत का चालन कर देता है। देखिए शुद्ध जल में पूरा तरह से जो 100% शुद्ध है, जैसे H2O सीधा लीजिए, उसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या फिर मुक्त आयन नहीं होता है, जो कि यानी वो आयनित होता ही नहीं है, जिससे कि वो बिजली को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाए। तो ऐसा सिस्टम बनेगा नहीं तो वो बिजली का परवाह नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर वर्षा जल की बात करें तो उसमें बहुत सारा कचरा वगैरह घुला रहता है। ठीक है, मतलब कचरा बोले तो ये नहीं कि पॉलीथीन वगैरह घुल जाएगा, अलग अलग एसिड कोई घुल गया, कोई गैस मिल गया, तो इस तरह से वो क्या होता है कि पहले से आयनित होता है, यानी उसमें आयन रहता है, और आयन रहेगा तो विद्युत का चालन ऑलरेडी होगा, वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, जल में उपस्थित अशुद्धियों के आयन विद्युत का चालन करती है। यानी क्या, अशुद्धि का आयन, यानी कि H2O के अलावा जो कुछ भी उसमें है वो हो गया अशुद्धि, और उसी की वजह से विद्युत का चालन होता है। लेकिन आश्रित जल में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहती है, जिसके कारण उसमें कोई भी आयन उपस्थित नहीं रहता है। यानी कोई आयन रहेगा नहीं तो विद्युत का चालन होगा कैसे, नहीं होगा ना, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, वही चीज़ है जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है। वहीं पर वर्षा जल में कई अशुद्धियां और वायुमंडलीय गैसीय अम्लों के घुले रहने के कारण आयन भी जल में मुक्त अवस्था में रहते हैं, आराम से घूमते फिरता रहता। कौन से, वर्षा वाला पानी में, जो कि 2 बार की लिख दिए यहाँ पर, ये गलत है, जो कि विद्युत का चालन करते हैं, यानी बिजली को चलाते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। कौन, वही जो जल में अशुद्धि घुला हुआ है वही। तो यही रीजन है कि आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन
वर्षा जल में होगा, कोई और अगर अशुद्ध जल है तो उसमें होगा। ठीक है, अशुद्ध मतलब शुद्ध H2O नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी मुक्त आयन उसमें रहेगा तो विद्युत का चालन होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी अगर अम्ल में जल ना रहे तो फिर वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए जब तक अम्ल के अंदर जल नहीं आएगा तो वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन को, और हाइड्रोजन आयन देगा नहीं तो वो अम्लीय वाला प्रकृति दिखाएगा नहीं। ये हमने ऐसे ही बोल दिया। अब आंसर को देखते हैं। देखिए अम्ल के विलयन में उपस्थित मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन आयन ही अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? वही H+ या फिर OH- की बात करते हैं क्षार में, वही आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के वजह से ही वो अम्लीय लक्षण दिखाता है। चूंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के रूप में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है, 5 विलयनों ABCDE, ठीक, ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, सार्वत्रिक सूचक यानी ऐसा सूचक जिससे हम मतलब हम क्या यार सभी जगह पे जिसका यूज किया जाता है वो हो गया सार्वत्रिक सूचक। ठीक, तो उसी से जांच किया जाता है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कहता है कौन सा विलयन अब क्या है, तो A नंबर में उदासीन है, यानी उदासीन कौन होगा। B नंबर में परवल क्षारीय कौन होगा, परवल। C नंबर में परवल अम्लीय कौन होगा, D नंबर में दुर्बल अम्लीय कौन होगा, और E नंबर में दुर्बल क्षारीय कौन होगा। ये हमें निकालना है। एक चीज देखिए इसमें ना जो A है उसके पहला नंबर पर A है तो पहला नंबर पे 4 दिया है ना, तो A का pH मान कितना है 4, B का pH मान 1, C का 11, 5 का 7 और E का 9। ये हो गया pH मान सामने सामने वाला। अब इसको फरियाकर लिखना है, तो देखिए उदासीन कहेगा यानी कि pH मान 7 होना चाहिए, तो 7 यहाँ पे देखिए यानी 1 2 3 4 यानी ABCD। जो D हमारा है ये क्या उदासीन है, तो इसका आंसर D हो जाएगा उदासीन का। फिर परवल क्षारीय, तो परवल क्षारीय में जो सबसे ज़्यादा इसमें दिखेगा 7 के pH मान से जो सबसे ज़्यादा pH मान जिसका होगा वो हो जाएगा परवल क्षारीय। तो यहाँ 9 देखिए, 9 नहीं 11 सबसे ज़्यादा मतलब इसका pH मान है ना इसके अंदर, तो C नंबर पे है यानी C वाला 11 में है, तो परवल क्षारीय C हो जाएगा। परवल अम्लीय जो सबसे कम है pH मान तो 1 है, यानी कितना नंबर पे B वाला, तो B हो जाएगा परवल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय जो कि बीच वाला होगा अम्लीय, यानी 7 से pH मान कम होना चाहिए लेकिन बीच वाला, तो देखिए 4 क्या है, ये 4 जो है ये दुर्बल अम्लीय है। दुर्बल क्षारीय की बात करेंगे तो दुर्बल क्षारीय मतलब जो कि बीच वाला हो, तो देखिए 7 के pH मान से ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर क्या है 9 है और उसके ऊपर भी 11 है, यानी इससे कमजोर क्या होगा ये नॉर्मल हुआ ना, दुर्बल हो गया ये, तो दुर्बल क्षार कौन हो गया 9 वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है E। तो इसी को सिंपल भाषा में हम इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हमने लिख दिया है। उदासीन कौन है D, परवल क्षारीय कौन है C, परवल अम्लीय कौन है B, परवल अरे यार दुर्बल अम्लीय कौन है A और दुर्बल क्षारीय कौन है E। ठीक है, इसको आप मैच कर लीजिएगा, अगर इधर उधर हो गया तो सही कर लेना, हमने आपको तो बता ही दिया है। फिर इसी क्वेश्चन में आगे है pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए हमने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है सबका pH मान। अब देखिए जिसका pH मान जितना ज़्यादा रहेगा उसमें हाइड्रोजन उतना कम होगा। C में हाइड्रोजन सबसे कम, क्योंकि इसका pH मान 11 है इसलिए बहुत ज़्यादा क्षारीय है, इसमें हाइड्रोजन सबसे कम रहेगा। फिर उससे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में होगा, जिससे जो उसके नीचे आ जाएगा, यानी क्षारीय में जो थोड़ा कम क्षारीय होगा वो वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसलिए E जिसका pH मान कितना है 9। फिर इसके बाद कहता है D में pH मान 7 है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें होता है। फिर इसके बाद कहता है A जिसका pH मान 4 है, यानी कि D से थोड़ा ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है A में।
फिर इसके बाद है बी, और बी में हाइड्रोजन कितना है, तो ए से थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा क्या भाई, पूरा का पूरा ज़्यादा है, क्योंकि ये एक है। इस लेवल का एसिड अगर हाथ पर पड़ा ना, सीधा छेद के पार से उस पार निकल जाएगा। अब देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। लंबाई समान है किसका, मैग्नीशियम रिबन। इसको मैग्नीशियम की पट्टी को ही मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है, ठीक है। उसको लेना है। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए, ठीक। ए बी जो परख नली है उसमें ये काम कर देंगे, एक में HCl और दूसरे में एक में HCl और दूसरा में CH3COOH, ये लेकर के डाल देना है, ठीक। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, यानी कि pH मान दोनों का ही समान होना चाहिए। सांद्रता नहीं यार, मतलब जलीय विलयन लेंगे ना, तो जितना जलीय विलयन, जितना सांद्र जलीय विलयन HCl का है, उतना ही सांद्र विलयन क्या है, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल का भी है। तो सांद्रता भी समान है, मात्रा भी समान है। फिर कहता है किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों, यानी कि रिएक्शन किस में ज़्यादा तेजी से होने वाला है। तो जब सब कुछ समान है तो रिएक्शन उसमें सबसे ज़्यादा तेजी से होगा जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पर HCl और CH3COOH में कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, तो इसमें ज़्यादा अम्लीय है ना, वो होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खैर इसके आंसर को देखेंगे और मजा आएगा। यहाँ पर देखिए है, चूंकि परख नली ए में रखा गया HCl एक परवल अम्ल है, यानी मजबूत अम्ल है, किससे, एसिटिक अम्ल से। जबकि परख नली बी में रखा गया एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और एक परवल अम्ल ज़्यादा परवल रूप से अभिक्रिया करता है, यानी ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा, दुर्बल से तेजी से अभिक्रिया करेगा, ठीक। अतः परख नली ए में परख नली बी से अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, यानी जिसमें रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होगा उसमें बुदबुदाहट उतना ही ज़्यादा से होगा, ठीक। देखिए वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, हम वीडियो को एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई होप कि आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर को पढ़े हैं शायद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी में डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन अगर किसी में डाउट बचता है तो आप कमेंट करके वैसे बता देना, मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें देखेंगे बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन आंसर। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।